नमस्कार। आज की हमारी ये चर्चा एक ऐसी शख्सियत पर केंद्रित है जिनका नाम अक्सर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के साथ सुनने में आता है, राजीव दीक्षित। हाँ, बिल्कुल। एक काफी चर्चित और कह सकते हैं कुछ हद तक विवादास्पद नाम भी। सही। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है राजीव दीक्षित, स्वदेशी आंदोलन और विचार। तो हम इसी के आधार पर उनकी कहानी, उनके काम और उनकी जो सोच थी उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब कोशिश यही रहेगी कि जो जानकारी है उससे उनके जीवन और विचारों के जो मुख्य पहलू हैं वो सामने आ सके। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उनके परिचय से। कौन थे राजीव दीक्षित? जैसा लेख में बताया गया है, वो एक भारतीय समाज सेवी, विचारक और स्वदेशी आंदोलन के काफी मुखर समर्थक थे। हाँ, मतलब आवाज बहुत बुलंद थी उनकी। उनका जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन भी 30 नवंबर को ही 2010 में भिलाई, छत्तीसगढ़ में, मतलब महज 43 साल की उम्र में। बहुत कम उम्र थी। लेख में उनके पिता का जिक्र है, राधेश्याम दीक्षित, जो सरकारी कर्मचारी थे, और ये भी कि उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। ये तो हुई बुनियादी जानकारी, लेकिन यहीं से, जैसा आपने कहा, एक असाधारण यात्रा की कहानी शुरू होती है। हाँ, एक युवा विचारक जो बहुत तेजी से राष्ट्रीय मंच पर उभरा और एक बहुत ही विशिष्ट विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा। बिल्कुल। और इसी यात्रा का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है उनकी शिक्षा। हाँ, ये वाकई ध्यान खींचता है। लेख बताता है कि स्कूलिंग तो फिरोजाबाद, यूपी में हुई, लेकिन उसके बाद की जानकारी थोड़ी चौंकाती है। आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद फ्रांस में पीएचडी शोध कार्य भी। अच्छा, तो यहीं रुकते हैं जरा, इसे थोड़ा खोलते हैं। मतलब एक तरफ देश का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी कानपुर, फिर यूरोप में जाकर उच्च शोध। और दूसरी तरफ वही इंसान अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है स्वदेशी, भारतीय परंपराओं और विदेशी प्रभावों के मुखर विरोध को। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? विरोधाभासी सा। हाँ, ये निश्चित रूप से उनके जीवन का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पहलू है और शायद सबसे ज्यादा परिभाषित करने वाला भी। कैसे? देखिए, आमतौर पर आईआईटी और फिर विदेश से शोध करके लोग या तो एकेडमिक दुनिया भी जाते हैं या फिर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत ऊंचे पदों पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दीक्षित ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना और इस पृष्ठभूमि का एक असर ये भी होता है कि जब वो पश्चिमी मॉडल या विदेशी कंपनियों की आलोचना करते थे ना, हाँ। तो वो सिर्फ बाहर से देखकर नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता था कि वो उस सिस्टम को अंदर से समझने के अनुभव के साथ बोल रहे हैं। अच्छा। इससे उनके तर्कों को एक खास वजन मिलता था। वो जैसे कह रहे हो कि देखो, मैं ये सब जानता हूं, इससे गुजरा हूं, और फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पारंपरिक भारतीय रास्ता बेहतर क्यों है। ये बात तो है। अच्छा, तो इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा कहाँ से आई? इस लेख के मुताबिक महात्मा गांधी, भगत सिंह और लाला लाजपत राय के विचारों का उन पर गहरा असर था। हाँ, ये प्रेरणा स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें एक तरह का वैचारिक संगम दिखता है। मतलब? देखिए, गांधी जी का स्वदेशी और ग्राम स्वराज पर जोर, भगत सिंह का वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध, और लाला लाजपत राय का आर्थिक राष्ट्रवाद, मतलब देश के आर्थिक हितों की रक्षा सबसे पहले। हाँ। इन सब विचारों की झलक राजीव दीक्षित की बातों और कामों में साफ मिलती है। वो सिर्फ ये नहीं मानते थे कि राजनीतिक आजादी मिल गई तो सब ठीक हो गया। अच्छा। वो एक समग्र, होलिस्टिक आत्मनिर्भरता की बात करते थे, आर्थिक भी, सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने किया क्या जमीन पर? लेख उनके कई कामों का जिक्र करता है। सबसे पहले तो स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाना। हाँ, और वो सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था। उन्होंने सीधे तौर पर विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का आह्वान किया और भारतीय उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ साबुन, तेल या रोजमर्रा की चीजों तक ही सीमित नहीं था। उनके स्वदेशी की जो अवधारणा थी वो बहुत व्यापक थी। जैसे वो भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर बहुत जोर देते थे। आयुर्वेद, योग, हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां, इन सब के महत्व को वो बार बार रेखांकित करते थे। उनका मानना था कि ये सब हमारी पहचान का हिस्सा है और हमारी आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी भी है। वो सिर्फ आर्थिक गुलामी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि जिसे वो सांस्कृतिक गुलामी कहते थे, उसके प्रति भी लोगों को जगा रहे थे। इसी से जुड़ा हुआ उनका एक और बड़ा काम था आजादी बचाओ आंदोलन। लेख बताता है कि इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। हाँ, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और जिसे वो विदेशी पूंजीवाद कहते थे, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना। और यहाँ समय का संदर्भ बड़ा दिलचस्प है। जैसा आप पहले कह रहे थे, 1991। एग्जैक्टली।
ये वो साल था जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल रहा था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी रिफॉर्म्स की शुरुआत। हाँ बिल्कुल। विदेशी निवेश का स्वागत हो रहा था, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए दरवाजे खोले जा रहे थे। ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। सही। और ठीक उसी वक्त राजीव दीक्षित एक बिल्कुल उल्टी धारा में खड़े थे। वो इस नई आर्थिक नीति के सबसे मुखर विरोधियों में से थे और विदेशी प्रभाव के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रहे थे। ये दिखाता है कि वो अपने विचारों पर कितना दृढ़ थे, भले ही वो उस समय की मुख्यधारा की सोच से बिल्कुल अलग हो। हाँ, हिम्मत की बात तो थी। क्या लेख में ये बताया गया है कि वो इन नीतियों के विरोध में क्या तर्क देते थे? मतलब क्यों विरोध कर रहे थे? लेख में तर्कों का पूरा विवरण तो नहीं है, पर उनके जो बाकी विचार हैं उनसे अंदाजा लगता है। उनका मुख्य तर्क यही रहा होगा कि ये नीतियां भारत को फिर से आर्थिक रूप से गुलाम बना देंगी। अच्छा। छोटी भारतीय कंपनियां, पारंपरिक उद्योग, वो सब खत्म हो जाएंगे और देश की जो आर्थिक संप्रभुता है वो खतरे में पड़ जाएगी। उनका मानना था कि विदेशी कंपनियां यहां से मुनाफा कमाकर अपने देश ले जाती हैं, जिससे हमारा देश गरीब होता है। ये उनके स्वदेशी के मूल दर्शन से ही निकला हुआ तर्क था। समझ में आता है। उनके काम का एक और बड़ा हिस्सा थे उनके व्याख्यान, है ना? हाँ बिल्कुल। जानकारी यही कहती है कि वो पूरे देश में घूम घूम कर भाषण देते थे। किस तरह के विषयों पर? कई विषयों पर। भारतीय संस्कृति, इतिहास, स्वास्थ्य और जाहिर है स्वदेशी जीवन शैली। कहते हैं उनकी भाषण देने की जो शैली थी वो बहुत असरदार थी। बार देखे सुने जाते हैं। नहीं बात है। उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण शायद ये था कि वो मुश्किल विषयों को, चाहे इतिहास हो, इकोनॉमी हो या हेल्थ, बहुत ही सरल आम बोलचाल की भाषा में समझाते थे। हाँ, मैंने भी सुने हैं कुछ। खासकर स्वास्थ्य वाले नुस्खे, आयुर्वेद पर, घरेलू उपचारों पर जो उनके लेक्चर थे वो तो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन में भी भारतीय ज्ञान परंपराओं को वापस लाना चाहते थे। लेख में उनके पतंजलि योगपीठ से जुड़ाव का भी जिक्र है कि उन्होंने बाबा रामदेव के साथ मिलकर पतंजलि के स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने में मदद की। हाँ, ये जुड़ाव उनके विचारों को एक बड़े संगठित मंच तक ले जाने में मददगार रहा होगा। पतंजलि ने तो फिर बड़े पैमाने पर स्वदेशी उत्पादों को बाजार में उतारा और लोकप्रिय भी बनाया। सही। तो राजीव दीक्षित की जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी, उसने इस अभियान को एक दार्शनिक और कह सकते हैं एक ऐतिहासिक संदर्भ दिया होगा, जिससे ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन जैसा बन गया। तो अगर हम उनके सारे काम, स्वदेशी का प्रचार, वो आज़ादी बचाओ आंदोलन, उनके लेक्चर, पतंजलि से जुड़ाव, इन सबको एक साथ देखें तो उनकी मूल विचारधारा क्या थी? मतलब निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़, जैसा लेख भी इशारा करता है, यही था कि भारत की आजादी अभी अधूरी है। अधूरी कैसे? राजनीतिक आजादी तो मिल गई, पर सच्ची आजादी तब मिलेगी जब देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा। वो मानते थे कि विदेशी उत्पाद और कंपनियां न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं, हाँ, बल्कि हमारी संस्कृति पर भी बुरा असर डालती हैं। अच्छा, ये सांस्कृतिक वाला पहलू भी अहम था उनके लिए। बिल्कुल, और यहीं उनकी विचारधारा का वो महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जहां वो आर्थिक संप्रभुता और सांस्कृतिक पहचान को मतलब एक दूसरे से जुड़ावा दिखते थे, अटूट रिश्ते में। था कि जब कोई देश आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाता है, तो धीरे धीरे वो अपनी भाषा, अपनी जीवन शैली, अपनी परंपराएं, मतलब अपनी सांस्कृतिक पहचान भी खोने लगता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। इसीलिए उनका कहना था कि अगर भारत को वाकई में स्वतंत्र और मजबूत बनना है, तो उसे आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही स्तरों पर स्वदेशी को अपनाना होगा। ये एक बहुत मतलब शक्तिशाली विचार है, जो आज भी प्रासंगिक है और जिस पर बहस भी होती है। तो संक्षेप में कहें तो जैसा हमें उपलब्ध जानकारी से पता चल रहा है, हाँ। राजीव दीक्षित का पूरा जीवन और काम स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के विचारों के आसपास ही घूमता रहा। हाँ, बिल्कुल यही सार है। और फिर वही बात ध्यान खींचती है आईआईटी और फ्रांस की वो उच्च शिक्षा। हाँ। और फिर ये रास्ता। हाँ, ये सिर्फ एक विरोधाभास नहीं है। शायद उनकी अपील का, उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण भी यही रहा हो। कैसे? कि देखो, एक आधुनिक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने पश्चिमी शिक्षा का उच्चतम स्तर देखा है, वो पूरी तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटने की बात कर रहा है, अपनी परंपराओं और अपने ज्ञान को फिर से अपनाने की बात कर रहा है। हाँ, ये लोगों को सोचने पर मजबूर तो करता होगा। निश्चित रूप से ये उनके स्वदेशी के विचार को एक बौद्धिक आधार देता था। ऐसा नहीं लगता था कि वो बस बिना सोचे समझे या सिर्फ भावना में बहकर पश्चिम का विरोध कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि उन्होंने आधुनिक व्यवस्था को समझा है, शायद उसकी कमियों को पहचाना है
और फिर सोच समझकर सचेत रूप से भारतीय विकल्प को चुना है। इससे उनके तर्क को ज्यादा वजन मिलता था। अब उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। जैसा हमने शुरू में बात की थी, 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में उनका निधन हो गया। लेख में मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया है, सिर्फ 43 साल की उम्र में। हाँ, बहुत दुखद। लेख में इस बात का भी संकेत है कि उनकी मृत्यु को लेकर कुछ सवाल उठे, कुछ विवाद भी हुए। हाँ, हालांकि उन विवादों का कोई ब्यौरा इस स्रोत में नहीं है, बस एक इशारा है। हाँ, स्रोत सिर्फ इशारा करता है। और देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब कोई ऐसी शख्सियत जो स्थापित व्यवस्थाओं को या शक्तिशाली हितों को चुनौती दे रही हो, उसका अचानक और कम उम्र में निधन हो जाता है, तो ऐसे सवाल और शक पैदा होना स्वाभाविक है। राजीव दीक्षित, जैसा कि स्रोत बताता है, मल्टीनेशनल कंपनी और विदेशी आर्थिक प्रभाव के बहुत मुखर आलोचक थे। सही। ऐसी स्थिति में उनके जो समर्थक हैं, उनके मन में शक आना या किसी साजिश की आशंका जताना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर हम इन विवादों की सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, वो मुमकिन नहीं है। तथ्य यही है कि भारत ने एक युवा और बहुत प्रभावशाली आवाज को खो दिया उस दिन। इन विवादों के बावजूद लेख ये भी साफ करता है कि राजीव दीक्षित आज भी लाखों लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, एक प्रेरणा है। हाँ, ये बात सच है। उनके स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विचार आज भी जीवित हैं, उन पर चर्चा होती है। उनकी विरासत, उनके वो जो लेक्चर हैं जो आज भी उपलब्ध हैं, और उनके विचारों से प्रेरित जो लोग और संगठन हैं, उनके जरिए आगे बढ़ रही है। उनकी विरासत देखिए जटिल तो है, इसके कई पहलू हैं। एक तरफ उनके कट्टर समर्थक हैं जो उन्हें एक दूरदर्शी देशभक्त मानते हैं, जिन्होंने भारत की समस्याओं की जड़ को पहचाना और उसका समाधान स्वदेशी में बताया। वो उनके बताए स्वास्थ्य नुस्खों और जीवन शैली को अपनाते भी हैं। और दूसरी तरफ उनके आलोचक भी हैं जो उनके कुछ दावों की तथ्यात्मक सटीकता पर सवाल उठाते हैं या फिर उनके पूर्ण स्वदेशी के विचार को आज की जो ग्लोबल दुनिया है उसमें अव्यावहारिक मानते हैं। हाँ, ये आलोचना भी सुनने में आती है। सोचने पर मजबूर किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके उठाए मुद्दे आज भी हमारी बातचीत का हिस्सा हैं। शायद यही उनकी विरासत का सबसे स्थायी पहलू है। और यहीं पर यह चर्चा हमें एक अहम सवाल की ओर ले जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद सुनने वालों को भी विचार करना चाहिए। क्या सवाल है वो? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, ग्लोबलाइज्ड है ना? मल्टीनेशनल कंपनियां, ग्लोबल सप्लाई चेन, विदेशी तकनीक, विदेशी उत्पाद, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल है। ऐसे में राजीव दीक्षित का वो जो पूर्ण स्वदेशी का विचार था, मतलब विदेशी प्रभाव का लगभग पूरी तरह से बहिष्कार, ये आज कितना व्यवहारिक लगता है, कितना प्रासंगिक है? बड़ा सवाल है ये तो। क्या आज के दौर में आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से बिल्कुल कट जाना है, या फिर आत्मनिर्भरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी के बीच कोई संतुलन साधना संभव है? और क्या उनके विचारों के जो मूल तत्व है, जैसे लोकल उत्पादन को बढ़ावा देना, अपनी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करना, पारंपरिक ज्ञान को महत्व देना, हाँ बिल्कुल, क्या इन तत्वों को आज की वैश्विक सच्चाई के साथ मिलाकर अपनाया जा सकता है? स्वदेशी की आज के संदर्भ में परिभाषा क्या हो सकती है? क्या ये पूरी तरह अलग थलग रहना है या एक तरह की सिलेक्टिव आत्मनिर्भरता? ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे देश के भविष्य के रास्ते से जुड़ा है। बिल्कुल। तो ये थी राजीव दीक्षित के जीवन, उनके मुख्य कामों और उनकी विचारधारा की एक झलक जो हमें उपलब्ध लेखों के अंशों से मिली। हाँ, एक कोशिश थी समझने की। एक ऐसी शख्सियत जिनकी वो आईआईटी और फ्रांस वाली पृष्ठभूमि, फिर पारंपरिक भारतीय ज्ञान में गहरी आस्था और स्वदेशी के प्रति वो अटूट समर्पण, ये सब उन्हें समकालीन भारतीय विचारकों के बीच एक बहुत ही अनूठा और विचारणीय स्थान देते हैं। इसमें कोई शक नहीं। उनकी कहानी हमें आधुनिकता और परंपरा, वैश्वीकरण और आत्मनिर्भरता के जो ये जटिल रिश्ते हैं, उन पर सोचने के लिए वाकई प्रेरित करती है।